रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी लास्ट क्लास में यहाँ तक किया था आपने सीरीज कॉम्बिनेशन। कहाँ तक कर लिया था? सीरीज। तो अगर आप सीरीज में कंबाइन करते थे रजिस्टर्स के स्प्रिंग्स को, उनकी एक्सटेंशन जो होती थी वो डायरेक्ट ऐड होती थी, और पैरेलल के अंदर करूँगा आज मैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रेसिप्रोकल करके ऐड करते थे हम। ये दो फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में ड्राइव करवाए थे, और डिस्क्रिप्शन ये थी सीरीज कॉम्बिनेशन की: व्हेन टू और मोर देन टू स्प्रिंग्स आर जॉइन इन सीरीज whose constant are k1 k2 and extension are e1 e2, so the total extension and the total spring constant can be written as। तो टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए सीरीज के अंदर मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया करता था, और पैरेलल रेजिस्टेंस सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे आप? 1/kt इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। आज की क्लास में करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या करोगे आपकी क्लास में आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, साइज को इनलार्ज कर दिया और कलर कर दिया। अब मैं इसमें वर्डिंग क्या करूंगा? व्हेन व्हेन टू और मोर देन two or more than two springs are joined in parallel form, which is shown in the diagram. So total extension and spring can be written as। अब इसके जो आंसर होंगे वो सीरीज के रेसिप्रोकल होंगे। क्या होंगे? सीरीज के रेसिप्रोकल होंगे। तो सीरीज से रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। जो मेरी डायग्राम बनेगी कुछ ऐसे बनेगी।
ये का आपके पास रिजिड सपोर्ट है, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट के साथ ये आपका पहला स्प्रिंग है, जहां पे पहला स्प्रिंग खत्म हो गया इसी के पैरेलल में दूसरा स्प्रिंग लगाते हैं। और इन दोनों के साथ आप एक वेट अटैच कर देते हैं। अब आपके पास ये स्प्रिंग भी एक्सपैंड होगा और ये स्प्रिंग भी एक्सपैंड होगा। इसका कांस्टेंट होगा K1, इसका होगा K2, इसका होगा E1, इसका होगा E2, और ये हो जाएगा W। W इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जब आपके पास सीरीज की बात करेंगे तो एक्सटेंशन ऐड होती थी, राइट। जब आप पैरेलल की बात करोगे तो पैरेलल के अंदर आपके पास KT निकालने का फॉर्मूला बनेगा K1 प्लस K2, और 1 एक्सटेंशन निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1/E1 प्लस 1/E2। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ऊपर वाले फॉर्मूले के ऑपोजिट हैं। तो ये कहलाता था आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहलाता था आपके पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्ट ऐड कर देंगे और आपके पास एक्सटेंशन निकालने के लिए रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? रेसिप्रोकल करके। तो अगर मैं इसकी वर्डिंग करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन पैरेलल total spring constant is the sum of all individual spring constant, and extension is the sum of reciprocal of all individual sum of reciprocal of all individual extension। अब आप मुझे बताना ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे। देखिए डायग्राम से आपको देख के नजर आ रहा है, अगर एक स्प्रिंग होता, अगर वो 4 cm एक्सटेंड होता, तो अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में लगेंगे तो 2 cm एक्सटेंड हो रहे होंगे। तो पैरेलल के अंदर एक्सटेंशन जो होती है 1 करके ऐड होगी। किस तरह से ऐड होगी? 1 करके। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो देंगे वो डायरेक्ट ऐड हो रहे होंगे। यहाँ तो कॉपी कर लिया? नहीं सर, 2 मिनट दे। ठीक है, करो।
अब लिखो इसके अंदर आइडेंटिकल स्प्रिंग। आइडेंटिकल स्प्रिंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसी का। अगर आप आइडेंटिकल स्प्रिंग की बात करते हैं, आइडेंटिकल स्प्रिंग, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? आइडेंटिकल स्प्रिंग, identical spring is that spring which is made by same material and they have same spring constant। ये कॉन्सेप्ट होता है आइडेंटिकल स्प्रिंग का। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स क्या होंगे आपके पास? those springs which have same k। सेम के का मतलब बनेगा स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। सेम स्प्रिंग कांस्टेंट या के सेम होना चाहिए। आर कॉल्ड आइडेंटिकल are called identical springs। एक्चुअली में वो स्प्रिंग्स जिनके के सेम हो, अगर कॉपर के बने हुए, एल्युमिनियम के बने हुए, अगर उनके के सेम हो, उसका मतलब होगा दोज स्प्रिंग्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, राइट। अब मैं इसके एक पास पे का सवाल शेयर कर रहा हूँ अभी आपके साथ। यहाँ तो कॉपी कर लिया, पहले ये बताओ। डिफॉर्मेशन
डिफॉर्मेशन, एक सेकंड। ठीक है, 7। मैं दिखा रहा हूँ आपके पास डिफॉर्मेशन पेपर 2। हम्म। एक सेकंड। जी, ये साल आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए सवाल कैसे करेंगे। ये यस, पहला पार्ट में पूछा स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट के vertical from a fixed point, the load of WL when hung from the springs, the cause and extension E. The elastic load proportional is not exceeded. What is meant by elastic deformation? Elastic deformation की definition क्या होगी? Elastic deformation, याद रखें, अगर आप किसी भी स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करें और डिफॉर्म हो जाए और जब फोर्स खत्म करें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, इसको बोलते थे आपके पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसने पूछा इलास्टिक लिमिट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। कितने मार्क का? 2 मार्क का। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होगा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, object is deformed. When force is removed, object gain its original position again. That is called elastic deformation. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होगा? हुक्स लॉ ऑफ व्योर होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होगी, एंड व्हेन फोर्स इज जीरो, so extension becomes zero। ये कॉन्सेप्ट है। यार एस एक फोर्स, बात बताएं, हाँ। इनइलास्टिक में क्या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा? नहीं, इलास्टिक का वर्ड ही नहीं होता, वर्ड आता है प्लास्टिक का। ये डायनामिक्स नहीं है जिसमें इलास्टिक इन इलास्टिक होता था। इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। कौन सा होगा? प्लास्टिक प्लास्टिक, अच्छा। डिफॉर्मेशन। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर ऑब्जेक्ट में चेंज परमानेंट हो जाएगा, इलास्टिक के अंदर चेंज होगा टेम्परेरी। समझ में आ गया?
तो इलास्टिक रीजन वो रीजन होता था जहां तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके पास ओपे हो रही होगी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होगा, व्हेन फोर्स हैज बीन रिमूव एक्सटेंशन बिकम जीरो, सो ऑब्जेक्ट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगेन। ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन का। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होगा, व्हेन फोर्स हैज बीन रिमूव एक्सटेंशन बिकम जीरो, ऑब्जेक्ट गेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन अगेन। उसके बाद बोलता है रिलेशन बताओ के, एल और ई में। एल इज द लोड, हुक्स लॉ बताना है। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्सटेंशन इज ई। तो आपने पढ़ा था एफ इज इक्वल्स टू के ई, ये पढ़ा था आपने। अब यहाँ पे उसने वेट को एल कह दिया है, तो फोर्स कितना आ जाएगा एल, तो एल बराबर हो जाएगा के ई के। इसके बाद एग्जामिनर बोलता है अगले पार्ट में some identical springs as shown in this diagram। ये सारे के सारे स्प्रिंग्स जो है आइडेंटिकल हैं, चाहे आप इस अरेंजमेंट की बात करो, अरेंजमेंट नंबर 1 की बात करो, अरेंजमेंट नंबर 2 की बात करो, या अरेंजमेंट नंबर 3 की। एग्जामिनर बोला था सम आइडेंटिकल स्प्रिंग ईच विद द स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड आर अरेंज इन दिस डायग्राम। इसका मतलब होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्या होगा। तो आपसे पूछता है टोटल एक्सटेंशन बताएं। लोड है एल, इसका मतलब होगा इसमें एक्सटेंशन होगी ई, इसमें भी एक्सटेंशन कितनी होगी ई। ये बात मुझे कैसे पता चला, क्योंकि फोर्स बराबर थी के ई के। तो अगर आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है और फोर्स भी सेम लग रही है, तो एक्सटेंशन भी क्या होगी, सेम लग रही होगी। तो जैसे ही एग्जामिनर बोलेगा आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, इसका मतलब होगा एक्सटेंशन भी सेम लग रही होगी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि लोड सेम है। रुको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं एक्सटेंशन साथ साथ कितनी होगी। इसमें ई है, इसमें ई है, तो टोटल एक्सटेंशन सीरीज के अंदर क्या बताई थी मैंने, ऐड होती थी। इसका मतलब बन जाएगा यहाँ पे टोटल एक्सटेंशन लिखेंगे ई टी बराबर होगा ई प्लस ई के। सीरीज के अंदर एक्सटेंशन ऐड होती है, तो अगर ये 2C में एक्सटेंड हो रहा होगा तो ये भी 2, तो आंसर हो जाएगा 2 × 2 4, या 2 + 2 4, तो एक्सटेंशन का आंसर आएगा 2E। क्या ये बात समझ में आई। एक्सटेंशन डायरेक्ट ऐड होती है। सीरीज के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते थे, 1/KT बराबर होगा 1/K प्लस 1/K, तो एलसीएम आएगा के, ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2, बराबर हो जाएगा 1/KT के। तो आपको तो KT का आंसर चाहिए, तो जब इसको रेसिप्रोकेट करूंगा तो ये भी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो आंसर आएगा K/2। इसका आंसर क्या होगा, K/2 होगा इसका आंसर। क्या यहाँ तक समझ में आया। सीरीज में आपके पास एक्सटेंशन जो होती थी ऐड होती थी, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होते थे रेसिप्रोकल ऐड होते थे। सर ये 1/K + 1/K की बात क्या की है, वापस बताएं। क्या हो गया यार, 1/KT बराबर होगा 1/K प्लस 1/K। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम के आएगा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर के 2। 1 + 1 2, तो 2/K बराबर हो गया 1/KT के। मुझे KT को सब्जेक्ट बनाना है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा, तो K बराबर हो जाएगा 2KT के। तो KT के लिए फॉर्मूला बन जाएगा K/2। अच्छा ठीक है। K/2 लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ 2 का स्प्रिंग किसमें लगे हुए थे, पैरेलल में तो पैरेलल में एक्सटेंशन कैसे निकालते थे, 1/ET + 1/E + 1/E, तो ये वही के E/2 हो जाएगा ना। E/2 फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ, और इधर इधर 2K
टू के फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसका लास्ट पार्ट, ये थोड़ा सा टफ टाइम देगा आपको। यस, ये है लास्ट पार्ट। ये दो किस में लगे हुए हैं? साद, इखलास, ये दोनों किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में। और इसके साथ एक लगा हुआ है सीरीज में। तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आ जाएगा तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपके पास एक्सटेंशन कितनी आ रही होगी? इसके अंदर आएगी 2 अपॉन ई। ई अपॉन टू। हाँ वही ई अपॉन 2। बहुत फर्क है टू अपॉन ई और ई अपॉन टू में। ये देखें, ई अपॉन टू निकाली थी हमने, अब इसमें तो ई अपॉन टू आ गई, इसमें एक्सटेंशन कितनी होगी खाली? ई होगी ई। अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा। तो ई अपॉन टू का मतलब है 0.5 ई, और ई का मतलब है 1 ई। तो वन प्लस 1.5 पॉइंट है। फाइव कितना हो जाएगा? 1.5 ई। 1.5 ई। तो 1.5 ई का मतलब बनेगा आपके पास, सर वन स्क्रीन पॉइंट देख लो, फाइव ई का स्क्रीन मतलब शेयर नहीं हो बनेगा रही। 3/2। सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ हाँ हाँ, अभी होगी होगी। यस। तो यहाँ लिखेंगे आपके पास e/2, या e/2 प्लस ई, तो ये बन जाएगा 0.5 ई। और 0.5 में जब 1 ऐड करूँगा तो 0.5 ई प्लस 1 ई, तो ये बन जाएगा 1.5 ई। तो 1.5 ई का मतलब है 3/2 ई। आगे समझ में यहाँ तक? अब मुझे बता स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालूंगा? ये दोनों किस में लगे हुए थे? पैरेलल में। पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता था 2k। 2k। हाँ। तो इसका आ जाएगा 2k, और इसमें कितना होगा k। ए अब k और 2k कैसे 1 सॉल्व अपॉन करें? 2, 1 अपॉन 2k प्लस 1 अपॉन। 1/2k प्लस 1/k बराबर हो जाएगा 1/k। तो एलसीएम आ जाएगा 2k, ऊपर आएगा 1 + 2 बराबर होगा 1/kt। मतलब बन जाएगा 3/2k बराबर हो जाएगा 1/kt। तो जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो 2k/3 बराबर हो जाएगा kt के। तो 2k/3 और 3e/2, इसका आंसर बनेगा 2k/3। कॉपी कर लो बस यहीं तक, क्लास खत्म करता हूँ बस फिर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे सॉल्व करेंगे और एक्सटेंशन ऐसे सॉल्व करेंगे। खुद से करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आंसर भले लिख लो, मगर कोशिश करो खुद से सॉल्व करो, ताकि तुम्हें आइडिया हो किस तरह से सॉल्व करते हैं। सही है। तो जितने भी आंसर थे उन सबको मैंने सर्किल में कर दिया है। 6 मार्क का, 5 मार्क का सवाल था ये। बस ऐसे ही सवाल आते हैं ना सर। तो आसान है। नहीं सही है बस। इसके सवाल ऐसे आते हैं, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, स्ट्रेन के सवाल शायद थोड़े से मुश्किल आते हैं, ये तो आसान ही आते सर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताएंगे? हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, हम्म। द एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक ऑब्जेक्ट लिख लिया आगे। is called, the energy stored in elastic object due to its extension ड्यू टू or एक्सटेंड। compression is called elastic potential energy. ठीक है सर लिख लिया। Right. ये भी आती है चलिए ना सर। ठीक है। रखते हैं। ओके, खुदा हाफिज।